तो हेलो बच्चों, मोशन इन अ प्लेन पार्ट 2 आज का वीडियो है आपका। और पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्केलर एंड वेक्टर। आज बच्चों हम लोग वेक्टर को अच्छे से डिफाइन करके स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि वेक्टर हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करेंगे दो पार्ट्स में। एक होगा हमारा पोलर वेक्टर और दूसरा होगा हमारा एक्सियल वेक्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं आपके कोर्स के, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। नाउ स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो बच्चों मेनली आपके वेक्टर्स दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज अवर पोलर वेक्टर एंड सेकेंड इज अवर एक्सियल वेक्टर। तो आज की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर पोलर वेक्टर से। तो क्या होता है पोलर वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा। Those vectors which have a fixed starting point, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है हम उन्हें पोलर वेक्टर कहते हैं। अभी और समझ में आएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई बॉडी ए थी और ये अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे डिस्प्लेस हुई। मैंने कहा एक बॉडी ए से बी डिस्प्लेस हुई। कहां से डिस्प्लेस हुई? ए से। किस पॉइंट से डिस्प्लेस हुई? ए पॉइंट से डिस्प्लेस हुई। तो हमें इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी? तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा? स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कहा अपना? स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे इस ए पॉइंट को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह रखना पड़ा। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे जितने भी आपको वेक्टर्स दिखें जिनको डिफाइन करने के लिए एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत हो, हम उन सभी तरीके के वेक्टर्स को पोलर वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है हमारा, ये क्यूब हमने ले लिया यहाँ पर एक, ठीक है, ये एक हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए कि इस क्यूब पर मुझे फोर्स लगाना है। क्या करना है? मुझे इस क्यूब पर फोर्स लगाना है। तो मैं कहता हूँ आपसे फोर्स अप्लाई करिए। तो आप क्या करते हैं? ये लीजिए भाई, फोर्स अप्लाई कर लिए। यहाँ पे पॉइंट बनाया, पी का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो आपको इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए इस पूरी बॉडी के किसी एक पॉइंट पर आपको फोर्स लगाना पड़ा। यानी कि हमें किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करना है तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत है। भाई अगर आपके पास एक बॉक्स रखा है और आपको उसे फोर्स की हेल्प से घसीटना है, पुल करना है आपको, तो आपको उस बॉक्स पर फोर्स लगाने के लिए आपको रोप अगर बांधनी है तो आपको एक पॉइंट तो चाहिए होगा जिस पॉइंट पर आप उस रोप को बांधकर उस बॉक्स को खींच सके। यानी कि हमें जब भी फोर्स लगाना है तो हमें हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत है, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत है इस फोर्स को लगाने के लिए। और ऐसे जितने भी वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलावा, जितने भी आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स हो गया जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे कई सारे वेक्टर्स जिनको एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, या ऐसे जितने वेक्टर्स जो एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट को एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी तरीके के वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट आर नोन एज पोलर वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कर लें तो जैसे कि आपका मैंने एक फोर्स बता दिया एग्जांपल, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बच्चों डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी करती है तभी उसके पास वेलोसिटी आती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक पोलर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक पोलर वेक्टर होगी। अगर वेलोसिटी एक पोलर वेक्टर है तो वेलोसिटी से निकलता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? एक पोलर वेक्टर। और मान लीजिए अगर वेलोसिटी पोलर वेक्टर है तो उसी तरह से हमने एक और क्वांटिटी को लिंक किया जैसे कि मोमेंटम, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? एक पोलर वेक्टर हो जाएगा। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनके पास एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, हम उन सभी क्वांटिटीज को पोलर वेक्टर कह रहे हैं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे अपना फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ अब बारी है सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में जानने की, जिसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। तो क्या होता है एक्सियल वेक्टर? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सियल वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। फर्स्टली देखिए क्या होता है एक्सियल वेक्टर। तो बच्चों ऐसे जितने भी वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस के अलोंग हो, ऐसे जितने भी वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस के अलोंग हो, हम उन सभी वेक्टर्स को एक्सियल वेक्टर कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी थी जो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है। मान लीजिए हमारी ये कोई बॉडी है जो इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है। तो कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो वो जिस वेलोसिटी से रोटेशनल मोशन करती है हम उस वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इतनी बात आपकी समझ में आई कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सच बात है। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे, और उसी तरह से मान लीजिए अगर इसकी वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं तो एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको ऐसे जितने भी टर्म्स मिल रहे हैं जो रोटेशनल मोशन से आपको ऑब्टेन्ड हुए, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से आता है मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम, ऐसे सभी टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अच्छा, इन्हें एक्सियल वेक्टर कहने के पीछे का कारण ये है कि ये रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस के अलोंग में अपना डायरेक्शन शो करते हैं। जैसे कि बताता हूं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, सपोज दैट इस दिशा में कर रही है वो रोटेशनल मोशन, ओके, इस दिशा में, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ओमेगा की डायरेक्शन होगी, वो किसके अलोंग होगी, एक्सिस के अलोंग होगी। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या होगी, इस ओमेगा की डायरेक्शन। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, भाई अगर जिस तरह से कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है या लीनियर मोशन करती है तो हम कहते हैं कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फाइन। तो जब कोई बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन करती है उस दौरान जो उसके पार्टिकल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करते हैं, तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, उसकी भी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग हमको हासिल हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों लोग डेल्टा थीटा से लिखते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कुछ हमें ऐसे वेक्टर्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं जिनकी डायरेक्शन क्या है, एक्सिस के अलोंग है, और उन्हें हम तभी कंसीडर करते हैं जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। सही बात है। तो बच्चों ऐसे जितने भी वेक्टर्स आपको दिख जाए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलावा, जितने भी ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी जितने वेक्टर्स आपको दिख जाए जिनकी डायरेक्शन किसी रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस के अलोंग हो, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे सभी वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दोज वेक्टर्स which having direction along the axis of a rotating body are known as axial vectors। ठीक है, बात समझ में आ रही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें तो जैसे एंगुलर वेलोसिटी एक एग्जाम्पल हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एग्जाम्पल हो गया, वेलोसिटी से आता है बच्चों मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम आपका एक एग्जाम्पल हो गया, टॉर्क आपका एक एग्जाम्पल हो गया, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम रोटेशनल मोशन करने के दौरान बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी की डायरेक्शन किधर होती है, एक्सिस के अलोंग। तो ये बात उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी कि एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं, दोज वेक्टर्स which having direction along axis of a rotating body। ठीक है, अच्छा, तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई पूछ ले कि सर ये तो बात सही है कि हाँ ये वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन भी होगी, और वो भी प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, अभी तक तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ इतना जरूर बता रहे हैं कि अगर इस प्लेन को हम, ये मान लीजिए प्लेन की एक्स एक्सिस है, इस प्लेन को मैंने इस एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दिया, तो क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि सर जब ये प्लेन रोटेट करेगा अपनी एक्सिस के अलोंग, तो उस दौरान ये जो एक्सिस होगी ये इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कितने डिग्री, 90 डिग्री पे होगी। इसका मतलब जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो प्लेन के कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी एक्सियल वेक्टर्स होंगे उन सभी की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। प्लेन ऑफ रोटेशन की हमेशा कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन तो इसी से बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या एंगल बनता है प्लेन ऑफ रोटेशन और एक्सियल वेक्टर के बीच में। एक एक्सियल वेक्टर एंड एक प्लेन ऑफ रोटेशन, जो प्लेन रोटेशन कर रहा है,
एक एक्सियल वेक्टर एंड अ प्लेन ऑफ रोटेशन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में सर 90 डिग्री का एंगल होता है। एक एक्सियल वेक्टर हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा में होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन कैसी बच्चों? दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, तो आपका आंसर रहेगा सर अलोंग द एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि सर ये जो आपने एक्सियल वेक्टर बताया एग्जांपल के तौर पे एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने अपवर्ड की ओर एरो बनाया है, क्या ये हमेशा अपवर्ड ही रहेगी? क्या कभी डाउनवर्ड नहीं रहेगी? तो बच्चों ये एंगुलर वेलोसिटी या ऐसा कोई भी एक्सियल वेक्टर अगर आपको डायरेक्शन शो करनी है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, तो उसके लिए आपको एक रूल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत फैंटास्टिक सा रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो देखिएगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। आज से पहले इसका नाम आपने हाई स्कूल में सुना होगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, जहां पे आप इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालते होंगे। चलिए आज हम लोग इसकी हेल्प से एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी जैसे और जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं इन सभी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन देखिएगा ध्यान से कैसे। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल हमें यह बताता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि हमारी जो फिंगर कर्व हो वो शो करे हमारे मोशन को, और जो हमारा थंब हो वो शो करे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को। इतनी बात समझ में आई? तो जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉडी है और ये रोटेट कर रही है, तो एरो की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो अगर हमारी फिंगर कर्व इस दिशा में होगी तो हमारे थंब की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सियल वेक्टर अपवर्ड दिशा में है, जैसा कि मैंने शो कर रखा है। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आप दूसरी तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यूं खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड में मेरा मार्कर है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैंने इस पोजीशन को लेफ्ट हैंड का नाम दे दिया और इस पोजीशन को राइट हैंड का नाम दे दिया, जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है, कैसी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किसी भी बॉडी का रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों देखिए, आपको याद करने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको याद करना है तो आप अपने दिमाग में हमेशा बिठा लिए लेफ्ट, और अगर आपको क्लॉकवाइज दिमाग में ध्यान रखना है तो आप हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए क्लॉकवाइज का मतलब राइट। भाई सही सी सीधी सी बात है कि हमारी जो घड़ी की सुई है उसको अगर 12 से 1 जाना होता है तो वो राइट की दिशा में मुड़ती है, और अगर वो उल्टी चलने लगी तो वो लेफ्ट की दिशा में मुड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी मैं एंटी क्लॉकवाइज कहूं तो आप हमेशा अपने दिमाग में लेफ्ट रखिएगा, और कभी भी मैं क्लॉकवाइज कहूं तो आप अपने दिमाग में हमेशा राइट रखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने राइट और लेफ्ट को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर कोई बॉडी हमारी लेफ्ट की दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बॉडी का एरो मैंने ये बना रखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लेफ्ट की दिशा में मोशन कर रही है। तो ये मेरा राइट हैंड है, मैंने स्ट्रेच किया, थंब की डायरेक्शन में मेरा एक्सियल वेक्टर, और फिंगर कर्व की डायरेक्शन में क्या होगा? रोटेशनल मोशन। तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट था मेरा, और लेफ्ट की दिशा में मेरी फिंगर कर्व जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रही है, क्योंकि मेरी फिंगर का कर्व किधर मुड़ रहा है? लेफ्ट में मुड़ रहा है। जैसे कि सपोज दैट मैंने अपना हाथ यहाँ डाउनवर्ड किया, अब अगर मैं अपनी फिंगर को कर्व करूं तो वो किधर जा रही है? वो जा रही है राइट में, जिस दिशा में अभी हाथ में मेरे मार्कर था वो राइट में जा रही है। तो यानी कि अगर इस दिशा में आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके थंब किधर है? नीचे की ओर। वो शो करेगा क्या? एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखने को पा क्या रहे हैं कि हमारी बॉडी रोटेट कर रही थी, और जहां पे मैंने एरो बनाया है लेफ्ट की डायरेक्शन में, यानी हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। अब आप अपना राइट हैंड स्ट्रेच करिए और फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट की डायरेक्शन में आप घुमाइए, तो आपका थंब किधर है? अपवर्ड दिशा में है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर है? अपवर्ड दिशा में। सच बात। अब यहाँ तो जगह नहीं, खैर चलिए मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक और रोटेटिंग बॉडी मैंने यूं ही डिस्कस करी है, इसको देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये प्लेन बनाया और इस प्लेन के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल हो गया, और अब ये बॉडी यहाँ पर भी रोटेट कर रही है,
और इसके रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन क्या है, देखिएगा यहाँ से, इसके रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। भाई मैंने क्या बताया था, ये मेरा क्लॉकवाइज है और इस दिशा में बॉडी रोटेट कर रही है, यानी कि राइट की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में बॉडी रोटेट कर रही है। अब हम चाहते हैं कि इसके एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल में मैंने एंगुलर वेलोसिटी ले ली, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने अपने हाथ को यूं इस तरह से डाउनवर्ड पकड़ा कि मेरी जो फिंगर कर्व हो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, और देखिए फिंगर मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है और थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर बना दी, डाउनवर्ड बना दी। और इस तरह से आपके एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड पहचानी जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस रूल नेम्ड एज राइट हैंड थंब रूल। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। पहला कि एक्सियल वेक्टर की दिशा क्या होती है, तो आप कहोगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक्सियल वेक्टर और प्लेन ऑफ रोटेशन के बीच में एंगल कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा 90 डिग्री। और फिर एक क्वेश्चन आया कि अलोंग द एक्सिस उसकी डायरेक्शन होगी और प्लेन ऑफ रोटेशन और एक्सियल वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि वो अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड, तो उसके लिए आपने ये जो रूल पढ़ा है इसका आप यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, और इसकी हेल्प से बताएंगे कि हमारी डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर की अपवर्ड होनी है या डाउनवर्ड। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपके सामने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन और ऐसे जितने भी वेक्टर्स हैं जिनको हम रोटेशनल मोशन के दौरान कंसीडर करते हैं, वो सभी के सभी हमारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। आप चाहें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मेरे दिमाग में और आ रही है कि दोज वेक्टर विच शोज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। ऐसे जितने भी वेक्टर जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन को शो करें, हम उन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर के 2 टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यानी आज के बाद आपको जितने भी वेक्टर्स दिखें, आप उनको यूं पकड़ के देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट तुम क्या हो, एक्सियल वेक्टर की पोलर वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि मैं हूं पोलर वेक्टर बिकॉज आई हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को उठा के देखते हो तो वो या तो पोलर वेक्टर निकलेगा या तो एक्सियल वेक्टर निकलेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर अच्छे से कवर हो गए होंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 में हम लोग लाएंगे क्या, अदर टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स हैं जैसे इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, कोप्लेनर, कोलिनियर एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी कई सारे टर्म्स हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। सो प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो and prepare this topic on your notebook. Thank you.